My dear students, in this session, we'll be taking up snap previous year questions of algebra. Basically, in this particular session, we'll be taking up linear and quadratic equations. और फिर algebra में एक और सेशन करेंगे जिसमें कि मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपनी प्रोड्यूसेस 50 पेन्स फॉर रुपीज 450 एंड 80 पेन्स फॉर रुपीज 540. Suppose the cost curve is a straight line, then what will be the cost of producing 130 pens? The first thing is cost curve is a straight line. इसका मतलब क्या हुआ कि जो total cost है, so cost will be equal to, let us say ax plus b, where this b is fixed cost which is not changing with the number of pens. अगर 0 penny produce होंगे तो भी कुछ ना कुछ cost तो होगा. And then this ax is variable cost which is dependent on number of pens being produced, and that is equal to x. तो x क्या है हमारा, number of pens है. क्लियर. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, दैट विल बी ए एक्स प्लस बी, यानी कि 50x प्लस बी, एक सेकेंड, 50a प्लस बी, एक्स की जगह 50 आया है, 50a प्लस बी इज इक्वल टू 450. और सेकेंड इक्वेशन बनेगा हमारा 80a प्लस बी इज 540. सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 30a विल बी इक्वल टू 90, विच इंप्लाइज कि a विल बी इक्वल टू 3. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 130 पेन्स, यानी कि 130a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है. और ऑलरेडी हमें पता है 80a प्लस बी कितना है, दिस इज नथिंग बट 50a प्लस 80a प्लस बी, क्योंकि b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. सो 80a प्लस बी इज ऑलरेडी 540, 50a होगा 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 प्लस 540, यानी कि 690 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. क्लियर है, 690. बट इतना करने की ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. लीनियर इक्वेशन का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे कि हमें स्ट्रेट अवे इक्वेशन दिया है, तो सीधे सीधे हम इसको समझ सकते हैं कि 50 पेन्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं रुपीज 450 में. रुपीज 450 कॉस्ट है 50 पेन्स का, और 80 पेन्स का कॉस्ट है हमारा 540, यानी कि 30 पेन्स जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है 90 से. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 130 पेन्स के लिए. 30 पेन्स के लिए कॉस्ट है 90 रुपीज, यानी कि एक पेन की कॉस्ट है 3 रुपीज की, और 80 से 130 जाने में हमें 50 पेन्स और प्रोड्यूस करने हैं. तो कॉस्ट हमारी कितने से इंक्रीज होगी, 50 इंटू 3, यानी कि 150 रुपीज से. सो 540 प्लस 150, सीधे सीधे हमारा आंसर विल बी 690 रुपीज. ऑप्शन बी. क्लियर है, ओके. वन मोर क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस from SNAP 2018. The taxi in a city comprised of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a journey of 10 kilometers, the charges paid is rupees 150, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 220. What will a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? So for the distance of 10 kilometers, इस बार इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली करेंगे. 10 किलोमीटर्स के लिए चार्जेस पेड इज रुपीज 150, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 220. सो फॉर एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर्स क्या चार्ज आ रहा है, 70 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 5 इंटू 14, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज है 14 रुपीज पर किलोमीटर. इजंट इट सो. फिर हमें जाना कितना है, टोटल 25 जाना है, यानी कि 15 से भी 10 ज्यादा जाना है, 15 से भी 10 ज्यादा जाना है. 5 किलोमीटर का 70 एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, 10 का लगेगा 140, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 360 रुपीज. दैट इज ऑल. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, during an event 160 persons participated. The participants were grouped into male and female. There are 1 2 5 40 apples to be distributed among them. If each male end gets 7 apples and each female gets 12, find the number of females present at the event. देखो स्नैप इस बार के एग्जाम में एक स्लॉट में 3 क्वेश्चंस आए हैं लीनियर इक्वेशंस पे, एक में एक क्वेश्चन आया है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इतने आसान सवाल हैं कि दिस आर वेरी वेरी डूएबल. सो 160 पर्सन टोटल पार्टिसिपेट किए हैं, मेल प्लस फीमेल, और टोटल एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं, 1 2 40. सो मेल प्लस फीमेल इज टोटल 160, और 1 2 40 एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच मेल गेट्स 7 एप्पल्स. टोटल एप्पल्स मेल्स को कितने मिलेंगे, 7m,
एंड ईच फीमेल गेट्स 12 एप्पल्स, सो फीमेल्स को टोटल मिलेंगे 12 और सबका सम कितना है, दैट इज 1240। सो मेल प्लस फीमेल वाली इक्वेशन में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बिकम 7m प्लस 7f इज इक्वल टू 7 into 160 विच इज 1120। देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम 5 times f इज इक्वल टू 120। सो f की वैल्यू आ जाएगी 24 और क्वेश्चन में यही पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है, दैट विल बी इक्वल टू 24। ओके, और यही चीज ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली कैसे समझ सकते हैं कि वी नो टोटल 160 पर्सन है, 7 एप्पल्स मिले हैं मेल्स को और फीमेल्स को मिले हैं 12 एप्पल्स विच इज नथिंग बट 7 + 5, यानी कि 7 एप्पल्स तो सभी को मिले हैं, फीमेल्स को 5 एक्स्ट्रा एप्पल्स मिले हैं, तो सारे 160 लोगों को अगर 7 एप्पल्स ही मिलते तो कितने एप्पल्स होते, 1120। अभी जो 120 एप्पल्स बच गए हैं ये फीमेल्स को मिले हैं 5 ईच, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5, hence 24। okay, next question, exactly similar question. A person has 20 and 50 rupee notes with him. If the total number of notes he has is 300 and amount of money with him is rupees 9000, then number of 20 rupee notes with him is what? तो अगेन सिमिलर लाइंस में 20 और 50, isn't it so? अगर सारे नोट्स 20 रुपीज के होते, सारे 300 नोट्स हमारे 20 रुपीज के होते, तो उस केस में क्या होता, 20 into 300 6000 रुपीज होते, बट एक्चुअल अमाउंट है 9000 रुपीज विच इज नथिंग बट 3000 रुपीज एक्स्ट्रा। और एक नोट पे कितने का डिफरेंस आएगा, 20 से 50 पे गए तो एक नोट पे 30 का डिफरेंस आएगा और टोटल डिफरेंस आ रहा है 3000 का, यानी कि 30 into 100 का, विच इंप्लाइज दैट 50 रुपीज के 100 नोट्स हैं। सो 20 रुपीज के टोटल 200 नोट्स होंगे, बिकॉज टोटल नोट्स तो 300 थे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 200। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At a certain place there are some cows and some hen, total number of heads is 408 and total number of legs is 1024। तो अगर सारे के सारे 2 legged animals होते तो उस केस में कितने legs होते, 408 into 2 which is 816, but total number of legs है 1024 which is 208 extra and this is due to cows because cows के 2 extra legs हैं, यानी कि number of cows हो जाएगा हमारा 208 divided by 2 which is nothing but 104। ओके, सो ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व करना है हमको, बार बार इसी चीज को प्रैक्टिस करना है हर एक क्वेश्चन में, सो दैट हमारा क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी हैव बैग्स फुल ऑफ 1 rupee coins, total value of the amount with them is rupees 45, there was a hole in both the bags due to which 5 1 rupee coins were dropped from each bag। सो ए और बी के पास में बैग्स हैं विच हैव 1 rupee coins, टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट विद देम इज रुपीज 45। सो अगर ए के पास A रुपीज है, B के पास B रुपीज है, so A plus B is 45। Then what happens that there was a hole in both the bags due to which 5 1 rupee coins were dropped from each bag, यानी कि पहले वाले के बैग में कॉइन कितने बचे, A minus 5 A के बैग में और B minus 5 B के बैग में। Product of the remaining number of coins in the bags is now 124। A minus 5 into B minus 5 is 124 और 124 क्या है, दिस इज 31 into 4 और 31 तो प्राइम नंबर है, तो ए और बी में से किसी एक के बैग में 31 कॉइन्स होंगे और किसी के बैग में 4 होंगे। ओके, 31 और 4, और ये 4 और 31 भी हो सकता था, पर यहाँ पे हमें ए और बी के बैग में कॉइन नहीं निकालने हैं, हमें प्रोडक्ट चाहिए उसका, ठीक है। सो किसी एक के बैग में 31 है, किसी एक के बैग में 4 है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ A minus 5 एंड B minus 5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इनिशियली, यानी कि हमें A into B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इफ A minus 5 is 31, A will be 31 plus 5 36 and similarly B will be 4 plus 5 9। 36 into 9 कितना हो जाएगा, this is nothing but 18 का स्क्वायर which is 324। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Sumit has to multiply a certain number by 25 but he multiplied it with 34 and the resultant is 405 more than the original result। तो ओरिजिनल नंबर अगर हमारा A था और हमें उसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, पर सुमित ने किया क्या, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 25 ही मल्टीप्लाइड विद 34। तो ए को 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इज 405 मोर देन द ओरिजिनल रिजल्ट, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किया है और जिसकी वजह से जो टोटल इफेक्ट आया है वो कितने का आया है, 405 एक्स्ट्रा का इफेक्ट आया है।
So 9 into 45 is 405. 9 into 45 is 405. So this implies that A is equal to 45. A हमारा 45 के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है भाई, नंबर चाहिए था 25A पर उसने कर दिया है 34A और डिफरेंस है दोनों का कितना, 9 है। 9A is equal to 405. So A will be equal to 45. क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फाइंड द आंसर सुमित अराइव्ड एट। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सुमित जिस आंसर पे अराइव किया है वो क्या होगा। तो दैट मस्ट बी 34A। दैट मस्ट बी 34A। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? जैसे ही हमें 34 वैल्यू मिला है, 34 यानी कि 17 का मल्टीपल है, तो अगर 17 का मल्टीपल है, अगर हम बिना कोई कैलकुलेशन किए भी सोचते तो भी हमको ये पता है क्योंकि 17 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, तो आंसर हमारा 1000 या 1600 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये 17 का मल्टीपल है नहीं। क्या 1125 17 का मल्टीपल है? 5 का तो है, बट 17 का ये भी नहीं है मल्टीपल, तो हमारा आंसर तो वैसे भी सी ही हो सकता था। अगर ये इक्वेशन और भी कॉम्प्लेक्स होता और कहानी होती इसमें, तब भी आंसर सी के अलावा कुछ भी और होना पॉसिबल ही नहीं था। इज दैट इट सो? ठीक है, बाकी 34 ये निकाल लोगे आप 34 इंटू 45 करके, तो भी यही आने वाला है 1530। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Output is produced according to Q is equal to A minus 4L into 6, where L is the quantity of labor input and A is the quantity of capital input. Then which of the following is correct? So cases दिए हुए हैं हमें। अब Q हमारा आ रहा है Q is equal to A minus 4L into 6. Since A में हम 4L सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओवरऑल में, तो अगर हम A को इंक्रीज करें, A इज क्या? कैपिटल इनपुट। तो अगर A इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि A माइनस 4L भी हमारा इंक्रीज करेगा, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो A माइनस 4L इंटू 6 तो कांस्टेंट है, वो भी इंक्रीज करेगा। सो डेफिनेटली Q हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? सो इफ A इज इंक्रीजिंग, A माइनस 4L इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड हेंस Q यानी कि आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अगर हमारा L इंक्रीज करता है विच इज लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर, तो अगर क्वांटिटी ऑफ लेबर इनपुट हमारा इंक्रीज करता है, सो A माइनस 4L पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि L हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, तो A माइनस 4L डिक्रीज करेगा, एंड इफ दिस इज डिक्रीजिंग तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है? आउटपुट डिक्रीजेज एज लेबर इंक्रीजेज, सो यस दैट इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आउटपुट इंक्रीजेज एज लेबर इंक्रीजेज, नो दैट इज नॉट राइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। आउटपुट डिक्रीजेज एज कैपिटल इंक्रीजेज, तो कैपिटल और आउटपुट का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए ही आंसर होगा, बाकी बी और सी आर रॉन्ग। क्लियर है? ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, इफ mod of 30 minus x upon 5 is less than 4, then find value of x। जब भी इनइक्वालिटी हमें गिवन हो तो इनइक्वालिटी में ध्यान रखना है कि अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं उनका, बट अगर वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इनइक्वालिटी में। इक्वालिटी में कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में नहीं करना है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें a अपॉन -2 इज लेस देन 5, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नहीं लिख सकते इससे कि a इज लेस देन -10, नो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, रादर इसका ऑपोजिट होगा कि a विल बी ग्रेटर देन -10। क्लियर है? ओके, सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मॉड ऑफ 30 माइनस एक्स अपॉन 5, तो मॉड ऑफ 30 माइनस एक्स अपॉन 5 is less than 4. Since 5 is already a positive number, so we can directly write कि mod of 30 minus x upon mod of 5 which is equal to 5 upon 5 is less than 4. तो यहाँ से आ जाएगा mod of 30 minus x less than 4 into 5 यानी कि 20। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। हमेशा मॉड में क्या समझना है, देखो अगर हमें मॉड दिया है किसी वैल्यू का, मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे दिया 30 माइनस एक्स की वैल्यू दी है, दैट इज लेस देन 20। मॉडुलस फंक्शन को ऐसे समझो कि ये डिस्टेंस बता रहा है कि x और 30 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 20। ठीक है, मॉड ऑफ 30 माइनस एक्स लेस देन 20 इंप्लाइज दैट x का 30 से जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन 20। नंबर लाइन पे 30 हमने लिखा और 30 से डिस्टेंस 20 से कम होना चाहिए, यानी कि 30 से अगर 20 आगे जाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 50, यानी कि 50 से कम होना चाहिए। x हमारा कहीं पे भी चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, बट 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम 20 पीछे जाएंगे 30 से
सो दैट विल बी 10। तो x हमारा यहाँ चलेगा, बट इधर नहीं चलेगा, ठीक है। सो x हमारा कहाँ 10 से लेके 50 के बीच में होना चाहिए, और क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी तो है नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 20 है, सो x हमारा 10 से लेके 50 के बीच में होगा। सो 10 लेस देन x एंड x इज लेस देन 50, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, और उस तरह से लिखने की बजाय अगर आप इस बात को समझ लो कि जब भी मॉडुलस फंक्शन गिवन हो तो डायरेक्टली हम डिस्टेंस मान सकते हैं कि डिस्टेंस के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी पे, कि जैसे हमने लिया कि मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो x हमारा क्या है, पहले वाले केस में है x इज डिस्टेंस फ्रॉम 4, सेकेंड केस में है x इज डिस्टेंस फ्रॉम 6, और दोनों का सम आ रहा है 8 हमारा, ठीक है। सो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, और नंबर लाइन पे 4 लिखें और 6 लिखें। अब अगर x हमारा 4 से 6 के बीच में होगा, अगर हमारा x 4 से 6 के बीच में होगा, तो उस केस में x की 4 से डिस्टेंस और 6 से डिस्टेंस मिला के तो 2 ही होगी, इजंट इट सो? तो हमारे सॉल्यूशन में x की वैल्यू 4 से 6 के बीच में नहीं हो सकती है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? सेकंड केस बन रहा है हमारा जब x 6 से बड़ा होगा। ओके, तो अगर x हमारा यहां पे आ रहा है, लेट अस सपोज, तो इफ दिस डिस्टेंस इज d, अगर x की 6 से डिस्टेंस d है तो 4 से डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, d प्लस 2, बिकॉज 4 से 6 का डिस्टेंस तो 2 ही है, इजंट इट सो? तो d प्लस 2 यानी कि 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 3, which implies that x is equal to 9 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, isn't it so? एंड बाय द सेम लॉजिक 4 से पीछे भी जाएंगे तो वहां भी यही होगा कि 4 से 3 पीछे जाना पड़ेगा हमको, यानी कि x is equal to 1 भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो x is equal to 9 एंड x is equal to 1 विल बी आवर सॉल्यूशंस। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, सो हमेशा हमें कोशिश करना है मॉडुलस फंक्शन के केस में कि जहां तक पॉसिबल हो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is, in a class, the number of girls is 1 less than number of boys. If the product of the number of boys and number of girls is 272, then number of girls in the class कितना होगा? तो number of girls is 1 less, let us say number of girls is x, तो number of boys आ जाएगा हमारा x plus 1, and x into x plus 1 is 272। क्योंकि दोनों वैल्यूज एकदम क्लोज हैं, तो 272 को क्या हम देख सकते हैं, दिस इज 256 प्लस 16, यानी कि 16 इंटू 17 हो जाएगा। हमेशा जब दोनों वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव हो तो कोशिश करना है कि आप स्क्वायर से कंपेयर कराओ अगर पॉसिबल है तो, इंस्टेड ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के या क्वाड्रेटिक बनाने के। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 16 सीधे सीधे आ गया हमारा, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 16। तो 3 डिजिट नंबर है हमारा, लेट अस से नंबर इज a b c, so a plus b plus c is 16 if the 10th digit of the number is 3 times the unit digit, यानी कि b और c का जो रेशियो है that is 3:1 का, and unit digit is 1/4 of the 100 digit, यानी कि 100 digit हमारा 4 टाइम्स होगा, so a must be 4 times, 4:3:1, 4 + 3 + 1 आ रहा है हमारा 8, और जबकि सम है 16 यानी कि सारी वैल्यूज जस्ट डबल होंगी, यानी कि 8 6 2, दिस विल बी आवर नंबर। क्लियर? ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 4 डिजिट नंबर सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो 4 डिजिट नंबर हम मान लेते हैं सबसे पहले ए बी सी डी, सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लास्ट 2 यानी कि सी प्लस डी, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू थर्ड डिजिट यानी कि ए प्लस डी इज इक्वल टू सी, देन सम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट which is b plus d is 2 times the sum of other 2 यानी कि 2 times of a plus c. These are the 3 equations. So a plus d is equal to c, b plus d is equal to 2 times a plus c. क्या कर सकते हैं? So b plus d is equal to 2a plus 2c. So 2c की जगह पे अगर हम 2a plus 2d पुट कर दें, so this will be 2a plus 2a plus 2d, which is 4a
प्लस 2d, और यहाँ से b हमारा आ जाएगा 4a प्लस d, दैट इज वन ऑफ द केसेस. सो b इज इक्वल टू 4a प्लस डी आ गया हमारा. अब अगर b इज इक्वल टू 4a प्लस डी हम पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस 4a यानी कि 5a प्लस d इज इक्वल टू c प्लस d. So c is equal to 5a. This is our equation. And if c is equal to 5 times a, definitely c must be a multiple of 5. And the only possible case is when c is equal to 5. Because 10 तो हो नहीं सकता. Isn't it so? है कि नहीं? और a हमारा 0 भी नहीं हो सकता because 4 डिजिट नंबर है, तो a cannot be equal to 0. और a 0 नहीं हो सकता तो c भी 0 भी नहीं हो सकता है. ठीक है, क्लियर है? डेफिनेटली इस बार भी सम नंबर, और 0 होने पे तो फिर बहुत हौच पौच हो जाता है, सभी कुछ 0 0 हो जाता है. तो c इज इक्वल टू 5 इज द आंसर, ऑप्शन सी. सी का आंसर सी ही है, इट इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ देयर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है. ठीक है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है. पहला पॉलिनोमियल है 36x² माइनस 49 एंड 6x² माइनस 25x प्लस 21. सो दीज आर टू पॉलिनोमियल्स, टू एक्सप्रेशंस ऑफ डिग्री 2, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दीज. 36x² में 36 भी स्क्वायर है, perfect square है, 49 is also perfect square. So this is in the format a square minus b square. Isn't it so? तो we can write इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a plus b into a minus b, यानी कि 6x plus 7 into 6x minus 7. So out of these two, either one of them is a factor of 6x square minus 25x plus 21, या फिर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होगा, यानी उससे बड़ा कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं कर रहा दोनों को. तो चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे अगर हम 6x माइनस 7 से चेक करें, बिकॉज बीच में माइनस 25x आ रहा है. ठीक है, सो क्या वैल्यू आएगा, 6x माइनस 7 है, यानी कि और दूसरी बात है 21 हमारा, 21 के फैक्टर में भी 3 और 7 आता है. सो माइनस 3 है, यानी कि लास्ट में माइनस 7 है तो माइनस 3 आना चाहिए. ठीक है, और 6x है तो x आना चाहिए. तो 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x, so minus 18x minus 7x minus 25x plus 21. So yes, this is matching. So definitely 6x minus 1 इसका एक फैक्टर है, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर गिवन एज फॉलोज. ए एक्सप्रेशन है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 एंड बी एक्सप्रेशन इज x² माइनस 9x प्लस 20. इफ x इज लेस देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए हमारा b से बड़ा होगा, या b a से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या कोई रिलेशन नहीं होगा, या फिर वी कैन नॉट डिटरमाइन. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6. आई एम श्योर अगर थोड़े भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो यू नो दैट दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है x² माइनस 9x प्लस 20, यानी कि x माइनस 4 इंटू x माइनस 5. ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, ग्राफ बनाएं, तो पहले इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 3, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. कोफिशिएंट पॉजिटिव है x² का, तो ऐसा ग्राफ बनेगा. इजंट इट सो? तो x लेस देन 0 पे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और सेकेंड इक्वेशन हमारी है x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, यानी कि 4 और 5 इसके रूट्स है. सो फॉर द सेकेंड इक्वेशन ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा. अब नाउ द लुक्स ऑफ इट, ऐसा लगता है कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a. इजंट इट सो? बट एक बार चेक करने के लिए कि इज इट, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों कर्व्स, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू x² माइनस 9x प्लस 20 से हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा. तो डेफिनेटली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक ही रूट होगा, और रूट हमें सामने दिख रहा है, वो रूट सामने दिख रहा है. सो इट इज क्लियर दैट इसके अलावा कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a. और ये रूट कहाँ पे आ रहा है, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक इनके मिडिल में आ रहा है. तो दिस इज 7/2. सो b इज ग्रेटर देन a फॉर x लेस देन 7/2, एंड b इज लेस देन a, बिकॉज इस पोर्शन में क्या है, b हमारा a से नीचे है. सो b इज लेस देन a फॉर x ग्रेटर देन 7/2, एंड b इज इक्वल टू a फॉर x इक्वल टू 7/2. सो डेफिनेटली x लेस देन 0 पे b विल बी ग्रेटर देन a, ऑप्शन b आंसर आ जाएगा. क्लियर है? कोई समस्या? ओके. और यहां पे हम कंपेयर भी करा सकते थे कि वी कैन ऑल्सो सी दैट b इज इक्वल टू x²
minus 9x plus 20, which is nothing but x square minus 5x plus 6 minus 4x plus 14, यानी कि b is equal to a plus 14 minus 4x, and since 14 is greater than 0 पॉजिटिव है, और minus 4x since x is less than 0, so minus 4x भी हमारा पॉजिटिव होगा, so both values are positive, so b is equal to a plus some positive value, so definitely b is greater than a. So directly expressions को compare करा के भी we can deduce that b must be greater than a for x less than 0. Is that clear? So both methods are good, समझ में आने चाहिए, ये वाला मेथड भी स्पेशली समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इसमें हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ का और बाकी चीज़ों का समझने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हमें सीधे सीधे आंसर मिल रहा है और इजीली दिख रहा है, और ये मेथड इसलिए समझ में आना चाहिए बिकॉज हर क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे आंसर दिखे, तो लॉजिकल आंसर भी आपको पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज 2r minus 1 into x square plus 2r plus 1 into x plus c is equal to 0, and second equation is s plus 1 into x square plus 4s plus 1 into x plus 3c is equal to 0. So if both the equations have same roots, find r plus s. एक सेम रूट नहीं है गिवन है, सेम रूट्स है, यानी कि दोनों इक्वेशन के सारे रूट सेम है, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगे, और अगर दोनों रूट सेम है यानी कि इक्वेशंस ही सेम होंगी, सेम यानी कि कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है दैट शुड बी सेम, ठीक है, तभी आइडेंटिकल इक्वेशन होंगी, यानी कि 2r minus 1 अपॉन s plus 1 will be equal to 2r plus 1 upon 4s plus 1 will be equal to c upon 3c, which is nothing but 1 by 3. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सो 2r minus 1 into 3 यानी कि 3 into 2r minus 1 which is 6r minus 3 will be equal to s plus 1. सो यहाँ से हमारा 6r will come out to be equal to s plus 4. सेकेंड केस में 2r plus 1 into 3 यानी कि 6r plus 3 is equal to 4s plus 1, और 6r को s plus 4 रिप्लेस कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम s plus 4 plus 3 is equal to 4s plus 1, 4s minus s आ जाएगा, 3s is equal to 7 minus 1 which is equal to 6, तो यहाँ से s will come out to be equal to 2, and if s is equal to 2, r कितना हो जाएगा, s plus 4 यानी कि 2 plus 4 6, so r will be equal to 1, so r plus s will be equal to 3. Okay. Next question. If the given equations x square minus 9x plus 8 is equal to 0 and x square minus 2px plus 16 is equal to 0 have one common root, then possible value of p will be what? Possible value of p पता करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, तो यहाँ के दो रूट हो जाएंगे इसके, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से वैल्यूज आएंगे हमारी x इज इक्वल टू इधर 1 और 8। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो दूसरी इक्वेशन कॉमन रूट है, तो x इज इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो दैट विल बिकम 1 का स्क्वायर माइनस 2p इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस 16 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, तो 2p इज इक्वल टू 17 एंड हेंस p will be equal to 17 by 2, but that is not given in the option. तो 8 पे चेक कर लेते हैं, x is equal to 8 पे, this will become 8 का स्क्वायर minus 2p into 8 plus 16 is equal to 0, 64 plus 16 that is 80 minus 16p is equal to 0, so p will be equal to 80 by 16 which is equal to 5, so option A will be the answer. अगर 17 by 2 भी given होता तो दोनों आंसर होते करेक्ट हमारे, ठीक है, सो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2x square plus 6x plus a is equal to 0 has two roots p and q such that p by q plus q by p is less than 2. If a is greater than 0 then which of the following is true? So if roots are p and q, p plus q आ जाएगा हमारा minus 6 by 2 which is nothing but minus 3 and p into q आ जाएगा a by 2. So p by q plus q by p is less than 2. एलसीएम ले लेंगे पी क्यू, तो नीचे आ जाएगा पी इंटू क्यू, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लेस देन 2 विच इज नथिंग बट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू अपॉन पी क्यू लेस देन 2, सो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू माइनस 2 पी क्यू बाई पी क्यू विल बी माइनस 2 लेस देन 2, सो माइनस 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दिस विल बिकम
4, 2 + 2 4, और p + q हमारा क्या है, p + q इज -3, सो -3 का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू है a/2 अपॉन a/2 इज लेस देन 4, सो 9 × 2 18/a इज लेस देन 4, 2 से काटेंगे तो 9/a विल बी लेस देन 2। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट अगर ऐसा गिवन नहीं होता, अगर ऐसा गिवन नहीं होता तो हमें ये तो मिल गया कि 9/a इज लेस देन 2, फिर अब 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ता, सो हो जाता 9/a -2 लेस देन 0, विच इंप्लाइज दैट 9 - 2a डिवाइडेड बाई a इज लेस देन 0। अब अगर हमारा a लेस देन 0 है, अगर a निगेटिव है, अगर a निगेटिव होता जिस केस में, यहाँ तो नहीं है बट अगर a निगेटिव होता तो उस केस में, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा निगेटिव आ रहा है तो 9 - 2a और a में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए था। अगर a निगेटिव है तो 9 - 2a हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2a विल बी लेस देन 9, यानी कि a लेस देन 9/2 आ जाएगा। एंड सिंस a इज नेगेटिव दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 9/2 से छोटा तो होगा ही होगा, बट 0 से भी छोटा होना है, और दोनों का मतलब ये हुआ कि a शुड बी लेस देन 0। बट अगर a हमारा पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, इन दैट केस 9 - 2a शुड बी लेस देन 0, so 2a शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड हेंस a शुड बी ग्रेटर देन 9/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, a इज ग्रेटर देन 9/2, अदरवाइज a ग्रेटर देन 9/2 एज वेल एज a लेस देन 0 वुड हैव बीन द सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके Next question. A person grows sunflowers in his square-shaped farm. One sunflower takes 1 square feet of area in his farm. This year he has increased his output by 241 sunflowers as compared to last year. Last year यानी कि उसका जो स्क्वायर शेप फार्म है और एक सनफ्लावर को कितना एरिया लग रहा है, 1 स्क्वायर फुट का, 1 स्क्वायर फुट का लग रहा है एरिया। तो अगर हम मान लें कि उसका जो स्क्वायर शेप फार्म है उसका एरिया जो है दैट इज एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर शेप्ड है तो एरिया तो स्क्वायर में ही होगा, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर है। एंड दिस ईयर ही हैज इंक्रीज हिज आउटपुट बाई 241 सनफ्लावर्स। अब लास्ट ईयर उसका कितने सनफ्लावर्स उसने लगाए होंगे, अगर एक्स स्क्वायर है और एक सनफ्लावर को 1 स्क्वायर फुट लग रहा है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 वुड हैव बीन द नंबर ऑफ सनफ्लावर्स, इजंट इट सो, विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर ओनली। और इस ईयर अगर उसने 241 ज्यादा सनफ्लावर्स लगाए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 241 हो जाएगा। And the shape of the farm used for growing the sunflowers has remained the same both the years. So how many sunflowers did he in total produce this year? स्क्वायर शेप्ड है तो 241 ज्यादा लगा है, सो दिस मस्ट बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, वाई स्क्वायर होगा, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है जैसा पिछले साल था, इजंट इट सो। बस फर्क क्या पड़ा होगा कि इस बार एक सनफ्लावर में 1 स्क्वायर फुट से थोड़ा सा कम एरिया लगा होगा, बिकॉज अभी भी शेप तो वही है उसका, इजंट इट सो। या तो ऐसा हुआ है या फिर क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है शेप ऑफ द फॉर्म, ओके फाइन। सो अगर लास्ट ईयर एक्स स्क्वायर थे, इस ईयर वाई स्क्वायर सनफ्लावर्स है, तो या तो हर एक सनफ्लावर के लिए उसका स्क्वायर फुटेज कम हुआ है इस साल में, या फिर नंबर ऑफ सनफ्लावर्स बढ़े हैं पर उसी प्रोपोर्शन में बढ़े हैं, उसी शेप में बढ़े हैं, यानी कि उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है। दोनों में से जो भी केस हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर और इस बार 241 ज्यादा लगा है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 241 शुड बी इक्वल टू वाई स्क्वायर, बिकॉज इस बार भी स्क्वायर शेप फॉर्म था और पिछली बार भी स्क्वायर शेप फॉर्म था। तो जो हमारा नंबर ऑफ सनफ्लावर्स है बोथ ईयर्स में स्क्वायर ही रहेगा, एक लास्ट ईयर एक्स स्क्वायर, इस बार वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 241। ओके, सो वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 241। 241 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या इसका कोई फैक्टर आएगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, 5 से तो सेंस ही नहीं बनता, 7 से भी नहीं हो रहा है, और देन 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 13 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 241 है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 16 से थोड़ा छोटा आएगा, यानी कि 16 से छोटे किसी नंबर से अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो दिस इज अ प्राइम नंबर ओनली, सो दिस विल बिकम 241 into 1, which implies that y minus x is equal to 1,
ठीक है, सो y विल बी इक्वल टू x प्लस 1 एंड हेंस y प्लस x हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 241. सो x आ जाएगा 120 और y आ जाएगा 121. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इस ईयर कितने प्रोड्यूस किए हैं, तो 121 का होल स्क्वायर, एंड सिंस 121 ऑलरेडी 11 का स्क्वायर है यानी 11 की पावर 4 है, विच इज नथिंग बट 14641. दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन आई गेस, हाँ, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. सो हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में स्नैप में, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं. आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन में चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा. इतना ही रखते हैं सेशन में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें बात करेंगे. फिर अपन वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक के, और कल मेंसुरेशन के टॉपिक पे भी हम स्नैप के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो कहीं पे तो ज़रूर पूछ लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर नाउ. बाय बाय, टेक केयर.